नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा खुशहाल होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त स्वस्थ होंगे। डियर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। डियर ये हिंदी का एक दमदार प्रैक्टिस सेट है जिसमें से प्रश्नों का आना तय है। डियर तो पूरे वीडियो को आप अंत तक शिद्दत, जोश और उत्साह और लगन से देखें। डियर जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? तो धर्म कर्म क्या विकारी है, युग्म है, विशेषण है, अव्यय है? तो धर्म और कर्म ये क्या हैं? ये डियर युग्म है। बी ऑप्शन एकदम सही है, जोड़ा है, युग्म है धर्म और कर्म। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मैंने तो कुछ नहीं कहा, प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अगर यहाँ से तो हटा दिया जाए तो क्या वाक्य में कोई परिवर्तन हो रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा या मैंने तो कुछ नहीं कहा, सेंटेंस यानी कि तो क्या है? तो एक्स्ट्रा है, तो का कोई काम नहीं, तो ये निपात है। डियर निपात तो किस में आता है? निपात में आता है। डियर बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किए गए उपकार का फल ना मानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो आप उपकार करें किसी के ऊपर, अगर वो नहीं मान रहा है तो उसके लिए एक शब्द बताना है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपकृत्य या उपकृत्य। तो जो नहीं मानता डियर उसे हम कृतज्ञ के नाम से जानते हैं। डियर ए ऑप्शन एकदम सही है, कृतज्ञ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसीदास की कविता में माधुर्यता है, तुलसी की कविता में माधुर्य गुण प्रधान है, तुलसी की कविता में मधुरतापन है, या तुलसी की कविता में मधुराई से पूर्ण है? तो जो तुलसीदास जी की कविता है डियर, उसमें जो माधुर्य गुण है वो प्रधान होता है। डियर इसलिए जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इसका भाव क्या है? ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। डियर लोकोक्ति जो लोक में प्रचलित उक्ति होती हैं उसी से रिलेट करता है। तो ना नौ मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी का भाव क्या है? काम न करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम से दिल उबना, या काम में आलस्य करना। तो ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी का भाव है काम न करने का क्या बहाना बना देना। डियर तो ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध मतलब जिसमें एकदम एग्जैक्ट सही लिखा है, ये पूछ रहा है। सात्विक, कल्पित, कृत्रिम, जटिल। तो जो शुद्ध है वो सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम एकदम सही लिखा है। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर शब्द में समास कौन सा है? तो चंद्रशेखर अर्थात चंद्रमा है शिखर पर जिसके, तो चंद्रमा शिखर पर किसके है? माथे पर किसके है? भगवान भोलेनाथ के। तो तीसरे पद का बोध हो रहा है। डियर तो यहाँ पर जब अन्य पद प्रधान हो तो वहाँ बहुब्रीहि समास मारा जाता है, इसलिए आप चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास मार दीजिए। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? क्या आदित्य नहीं है, सुधांशु नहीं है, दिवाकर नहीं है, या अंशुमाली नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची जो नहीं है डियर वो है सुधांशु। सुधांशु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। डियर याद रखिएगा, इसे हम राकापति भी कहते हैं चंद्रमा को। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से पवन शब्द का पर्यायवाची बताना है। पवन माने वायु होती है, हवा होती है, आपको पता है। इसका जो पर्यायवाची होगा अनल, अनल माने आग होता है। डियर तो अनिल, अनिल आप देख रहे हैं बी ऑप्शन में एकदम सही है। अनिल माने पवन होता है। डियर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लोकायतन किस कवि की रचना है? तो लोकायतन आपको पता है ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है लोकायतन। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित जो उपन्यास है उसका नाम बताना है। क्या गोदान है, या गढ़कुंडार है, या चंद्रकांता है, या सोमनाथ है? तो जो आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास है डियर वो सोमनाथ है। डी ऑप्शन एकदम सही है। गोदान और गबन आपको पता है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। चंद्रकांता ये देवकी नंदन खत्री जी का है। डियर नोट रखिएगा। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हरिपद कोमल कमल में कौन सा अलंकार है?
तो हरिपद मतलब हरि के जो पैर हैं, प्रभु के जो पैर हैं वो कैसे हैं, वो कोमल कमल के समान है डियर। तो यहाँ पर पैरों की तुलना की जा रही है और जहाँ पर उपमा की जाए, उपमेय की बात आए तो आप मार दीजिएगा क्या, उपमा अलंकार। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पेड़ जो है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पक्षी पर नहीं बैठे बल्कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो वाक्य में पेड़ पर का होगा। तो मे पे पर आप जानते हैं जब चीज़ किसी के ऊपर हो, मतलब मेज पर पुस्तक रखी है, तो पर जो आप देख रहे हैं ये अधिकरण है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वो आजकल दिल्ली में है, आजकल क्या है, तो आजकल जो है ये एक अव्यय है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रामचरितमानस की रचना की गई है, तो बता दें रामचरितमानस में कुल 24,000 श्लोक हैं और रामचरितमानस को हम चतुर्विंश संहिता के नाम से भी जानते हैं। और रामचरितमानस की जो रचना है वो महान गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और जो इसकी रचना है वो अवधी भाषा में है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। जलद है, बादल है, हवा है, पानी है। तो जो तत्सम है डियर वो जलद है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब जलद दा किसका है लास्ट में, तो आप बताएंगे कि जो दा आए जिसमें लास्ट में वो आकाश का पर्यायवाची है डियर। तो जलद माने आकाश होता है। अगर जलद जलज होता, जा होता तो कमल का होता, अगर जलद ही होता तो समुद्र का होता डियर। तो आप ये ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। जा माने कमल, दा माने बादल और धा माने समुद्र। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आकाश, मेघ, पवन, सियार। तो आकाश, मेघ और पवन क्या है, तत्सम है, लेकिन सियार जो है ये तद्भव है, क्योंकि सियार का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, वो श्रृगाल होता है डियर। श्रृगाल याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महर्षि में कौन सी संधि है, तो महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि यानी कि दीर्घ संधि बना रहा है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। तो उल्लास में डियर व्यंजन संधि है और उल्लास का जो संधि विच्छेद है वो उत प्लस लास होगा, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है, व्यंजन संधि उल्लास में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, प्रतियोगिता, अध्यवसाय, चिंतन या मनन। तो किसी चीज़ में, विषय में जब आपको विद्वता हासिल करनी है, प्रवीणता हासिल करनी है, तो आपको अध्यवसाय होना चाहिए डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं इनका जन्म हुआ था कौसानी में, और कौसानी बी ऑप्शन में दिख रहा है, जो एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती किस कवि की रचना है। तो जो भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, ये जो कवि थे ये हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। ये उन्हीं की लाइन है डियर, मैथिली शरण गुप्त, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, क्या रमेश चंद्र शाह की है, शिवानी की है, या मंगलेश डबराल की है, या नागार्जुन की है। तो जो पहाड़ पर लालटेन है डियर ये रचना है मंगलेश डबराल की, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने इनमें से किस नाटक की रचना की है। तो जयशंकर प्रसाद ने अजातशत्रु की रचना की है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन थे, तो रीतिकाल के जो कवि माने जाते हैं वो बिहारी को माना जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बिहारी। बात करते हैं था किस वर्ग का व्यंजन है, तो ऋतु रसा नाम दंता है, यानी कि जो पूरा ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ये दंत में आते हैं डियर। तो सी ऑप्शन मार दीजिए, एकदम दंत वर्ण का उच्चारण स्थान है डियर। ये पन्नग किसका समानार्थी है, मतलब पन्नग माने क्या होता है ये पूछ रहा है। क्या केसरी होता है, पिनाक होता है, पिक होता है, उरग होता है। तो पन्नग कहते हैं किसे, सर्प को, और उरग कैसे कहते हैं, सर्प को, और सर्प को हम अहि भी कहते हैं डियर। तो नोट डाउन रखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो उरग, उरग, पन्नग ये सब सर्प के पर्यायवाची है। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उपर्युक्त दोहा में अंधियारा और दीपक किससे प्रतीत होते हैं। तो जो ये अंधियारा और दीपक है डियर ये अज्ञान और ज्ञान की बात यहाँ हो रही है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यामा किसकी रचना है, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो वाक्यांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाते होंगे क्या कहते हैं? तो जब आप अंत में जोड़ रहे हैं तो यानी कि प्रत्यय कहलाता है। जब आप पहले जोड़ देंगे तो उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर अंत की बात आई है तो आप प्रत्यय मार दीजिए। सी ऑप्शन एकदम सही है। अंत में प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं डियर, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली एक कहावत बताना है। जस दूल्हा तस बनी बराता, ना सुख में मोटे न दुख में दुबले, ना गरजे ना बरसे वही धूप की धूप, वही ढाक के तीन पात। यानी कि स्थिति में परिवर्तन ना होना तो वही ढाक के तीन पात। जैसे आज था व्यक्ति गरीब वैसे ही कल भी है, तो ये वही ढाक के तीन पात एक कहावत फिट होती है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाव जिसमें भाव का जो है बोध हो, भाव का प्रकटीकरण हो, वो भाववाचक होती है। तो थकावट ये भाव नहीं है, बुराई ये भाव नहीं, आलस्य ये भाव नहीं, बुढ़ापा क्या है ये एक भाववाचक संज्ञा है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद बताइए। तो रीति अनुसार में संधि कौन सी होगी? तो आप बताएंगे कि यण संधि है डियर। अब रीति अनुसार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा रीति प्लस अनुसार, यानी कि रीति के अनुसार। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनु क्या है? अनु एक उपसर्ग है डियर, और उपसर्ग जिसके पहले लग जाए तो आप वहाँ अव्ययी भाव समास मार दीजिए डियर, आंख मूंद कर। तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास होगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि भंवरे का पर्यायवाची नहीं है? तो षटपद बिल्कुल सही है। 6 पैर सिर्फ और सिर्फ भंवरे के होते हैं। अली माने भंवरा होता है, मधुकर माने भी भंवरा होता है, लेकिन ये प्रभाकर जो लिखा है ये भंवरे का नहीं है डियर। प्रभाकर ये एक जो है कहीं ना कहीं विद्युत या प्रकाश का पर्यायवाची है, रोशनी का पर्यायवाची है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ऋजुता का सही विलोम क्या होगा? तो ऋजुता का जो सही विलोम होगा वो होगा वक्रता। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साखी का मूल तत्सम क्या होगा? तो साखी का जो तत्सम होगा डियर वो साक्षी बनेगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। और तद्भव में जिसमें हम अपनी बोली या भाषा के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं वो तद्भव कहलाते हैं डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन प्रेमाख्यान कवि एक आँख का ना था? एक आंख जो है उसकी कहानी थी। तो डियर ये थे कुतुबन। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि जब आप नाम लेंगे तो पूरी जाति का बोध हो जाएगा। जितने भी कवि आएंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सस्वर वाचन का अर्थ होता है स्वर सहित वाचन करना, मतलब तेजी के साथ पढ़ाना। जैसे मैं आपको सस्वर वाचन करा रहा हूँ डियर, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो जब आप कोई पाठ्य पुस्तक से किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो पाठ्य पुस्तक मात्र एक साधन है डियर और कुछ नहीं है। तो साधन है। बी ऑप्शन मार दीजिए, एकदम करेक्ट है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि साधन और साध्य में आखिर अंतर क्या है। तो साधन आपकी किताब है, आप किताब पढ़कर क्या करेंगे? किताब पढ़कर आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और नौकरी पाएंगे। तो नौकरी क्या है? आपका साध्य है, और किताब क्या हुई? आपका साधन। बस इतना होता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, आगे के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। भाषा शिक्षण का जो आदर्श वातावरण है वो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की राय प्रकट की गई हो क्या कह लेते हैं? तो जब समाचार पत्र लग गया और कोई टिप्पणी आप उसमें लिख रहे हैं तो ये संपादकी में आता है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही। आप पढ़ते होंगे पेपर तो संपादकी का एक कॉलम लास्ट में पेज में लगा होता है डियर, ये वही होता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जहाँ जहाँ लिखा है तो ये पुनरुक्त है। एक ही वर्ण क्या हो रहा है? बार बार आवृत्त हो रही है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जहाँ जहाँ में कौन सा समास है तो आप मार दीजिए अव्ययी भाव समास, क्योंकि जहाँ पर पुनरुक्त शब्द आए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कौन सा अलंकार है?
तो जहाँ पर जनु मनो दिखे आपको वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार मारिएगा, और यहाँ पर मनु आपको देख रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किए उत्प्रेक्षालंकार मारकर आगे बढ़िए प्रश्न में। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो जो ये तोड़ती पंक्तियाँ हैं डियर ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी वस्तु को दूसरे देश में अपने देश से क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? मान लीजिए आपके यहाँ चीनी नहीं है घर में, तो आप जब चीनी बाजार से खरीद कर ला रहे हैं घर में तो क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं डियर, क्योंकि खरीद कर ला रहे हैं। अगर ये चीनी आप बेचते होते तो आप निर्यात मारते, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा, आयात कर रहे हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो मुस्कुरा तो रही है डीटा, लेकिन कैसे मुस्कुरा रही है गीता? मंद मंद। तो मंद मंद क्या है? ये क्रिया विशेषण है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। मंदता की विशेषता क्या बता रही है? हंसने की विशेषता क्या बता रही है? मंद मंद, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है ज्ञानपीठ की, तो बता दें इसकी शुरुआत 1975 से हुई थी डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। ये थे डियर आज के 50 हिंदी के महत्वपूर्ण दमदार सेट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये एक दमदार प्रैक्टिस सेट था जिसमें मैंने हिंदी के 50 क्वेश्चनों को बहुत ही तेज़ी से स्पीड के माध्यम से आपको कराया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का लेवल अच्छा रहा होगा। आप 50 में अगर आपका स्कोर 30 भी रहता है तो आपकी तैयारी बेस्ट है डियर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।